कैरेबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते हुए उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ नज़र नहीं आता। तो वह सोचती है शायद यह उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही एहसास दोबारा होता है। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और यॉट की ओर तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगता है। जूलिया घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से उसकी आवाज़ दब जाती है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफ़ी देर से दिखाई नहीं दी। वह यॉट पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वह तुरंत बच्चों को आवाज़ लगाता है। यॉट उस दिशा में मोड़ता है और खुद पानी में कूद जाता है। वह जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और दोनों यॉट की तरफ तैरते हैं। बच्चे उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है और वह खुद को संभालती है कि शायद यह सब लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी केसी को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कुछ देर बाद कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी यह बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद वे जमीन से काफी दूर हैं, इसीलिए सिग्नल कमजोर है। तभी उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह उनके पास से गुजर रहा होता है। टॉम समझता है कि व्हेल मछलियां पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज्ड हो जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलने लगती है और बेन नीचे गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। वह पानी में डाइव लगाकर नीचे जांचने के लिए जाता है। कुछ देर बाद वह सतह पर लौटता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीलती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया होता है। वह कहता है कि जो भी चीज थी वो बहुत ही विशाल थी। टॉम को यॉट पर काफी नुकसान नजर आता है, इसलिए वह मदद बुलाने की कोशिश करता है। जूलिया रेडियो पर से संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को अचानक कोई अजीब सा जीव दिखाई देता है। वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज को सुनती है, लेकिन सिग्नल इतना खराब होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है और अब उन्हें किसी भी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और साथ ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि अचानक से आसमान के कई उल्का पिंड धरती पर गिर रहे हैं। जहां जहां वे गिरते हैं वहां बड़े धमाके होते हैं। एक उल्का पिंड पानी में यॉट के पास गिरती है तो टॉम तुरंत इंजन चालू करने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से चल पाता है, लेकिन तभी एक और उल्का पिंड उस इलाके को हिट करता है। डरे हुए परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को एहसास होता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम नीचे जाकर चेक करता है और कंफर्म करता है कि इंजन खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है तो परिवार यॉट के अंदर छिप जाता है, बिना यह नोटिस किए कि कंपास बहुत ही तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही होती है। टॉम स्ट्रगल करते हुए बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी अचानक पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि केसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम लगातार रेडियो ट्राई करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच्ड आवाज गूंजती है और हवा और भी तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है।
टॉम एक फ्लेयर जलाता है और कुछ देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार शौक में उठता है कि वे तूफान से बच गए हैं, लेकिन योट आधी तबाह हो चुकी है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी कहीं गायब हो चुका है और योट अब जमीन पर अटकी हुई है। सब यह देखकर हैरान रह जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वह उल्टा घूम रहा है। वह बताता है कि ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और जाकर छिप जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून्स एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई सर्वाइवर उन्हें देख ले। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो ही जाता है। उसका नाम होता है नाउ। वह एक सबमरीन का कैप्टन होता है। वह बताता है कि उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटकी हुई है। नाउ कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसी वजह से समुद्र पीछे हट गया और जमीन उभर आई है। वह कहता है कि अब तक उसने और कोई सर्वाइवर नहीं देखा और सभी कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन है। वह यह भी बताता है कि पोल फिर से रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस लौट आएगा। वह परिवार को चेतावनी देता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चले जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत ही खतरनाक होगा। वह बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वह उन्हें अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम फिर निकलेंगे। अगली सुबह परिवार सामान पैक कर रहा होता है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून है और साथ में उसका कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाकर उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी कुछ ऐसी भाषा बोलने लगता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वह अजनबी आदमी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और फिर जोर से चेहरे पर लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा देता है। टॉम कुछ पल के लिए तड़पता है और फिर वह उसकी गर्दन भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और उस पर हार्पून फेंकता है, जिससे उसके कंधे पे चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है और बच्चों से कहती है कि छुप जाओ। वह दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के नीचे घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिरकार अंदर घुस जाता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है और फिर यॉट में इधर उधर तलाशने लगता है। कुछ देर बाद वह बाथरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वह आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही जूलिया धीरे धीरे निकलने लगती है तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उस पर वार करके उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर वह आग बबूला हो जाता है। इसी बीच जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पर मौजूद होता है। वह उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वह हाथ में मौजूद चाकू को छोड़ दे। उसके बाल पकड़कर चेहरा जमीन पर दे मारता है और फिर सोफे पर फेंक देता है। उसका गला दबाने लगता है। बच्चे यह सब देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चला देती है और सीधे उस आदमी को लगती है। वह जल उठता है और यॉट में आग फैल जाती है। बच्चे तुरंत भागते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है, उसे एक एक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वह डरावना आदमी फिर से यॉट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े से धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा सा आराम कर सके। कैसी सोचती है कि शायद वह पागल आदमी उसके पास गुब्बारा देख करके आया था। यह सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है।
होती है क्योंकि वह आदमी अभी भी उनके पीछे ही था। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वह आदमी फिर से उनके करीब पहुंचने ही वाला है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और सोचती है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा ही लिया। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और समुद्र के अंदर नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन के करीब है। वह सबको रुकने को कहती है। वह जब पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका है। केसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। केसी जवाब देती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम मरने ही वाले हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है लेकिन फिर भी फैमिली आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सब लोग डर जाते हैं लेकिन वह सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यही प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वे थोड़ा सा स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है जिसे देखकर उनका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है कि मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है तभी वह डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार कर उसे वहीं पर मार डालती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंगते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई कटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जीव छुपा हुआ है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रहे होते हैं लेकिन बेन धीरे से आगे बढ़ जाता है। जूलिया चिल्लाती है कि रुक जाओ लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी उसे एक टेम्परेरी शेल्टर बना देती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वे रात वहीं पर बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो केकड़ों का एक विशाल झुंड उनकी ओर बढ़ रहा होता है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद तो करना चाहती है लेकिन बाकी के 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर देते हैं। केकड़े पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर पर जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं वरना वह नीचे गिर जाती और वहीं पर मर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे केकड़े अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं लेकिन केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींचकर वहीं पर मार डालते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेला पाती है। वह घबरा कर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज़ सुनकर वापस से लौट आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने के लिए गए थे लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वे तूफान खत्म होने तक रुक सकते थे। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है जो देखने में बेहद ही दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाउ से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नाउ बताता है कि उन पर ऑर्थोपॉड्स ने हमला किया था। वो अब ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से पागल हो चुके हैं। नाउ फैमिली को जल्दी करने को कहता है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। वह एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वे लोग आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान का रास्ता पार करना होता है। जैसे ही वे उस रास्ते से गुजरते हैं दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं जिससे एक भयानक रॉक स्लाइडिंग हो जाती है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद पीछे हट जाती है ताकि कुचली न जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच में आ गई होती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वह बिना उसके आगे बढ़ जाए लेकिन कैसी मना करती है। वह कहती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वह
बाद में अपने बच्चों को ढूंढ ही लेगी। मजबूर होकर केसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव खून में लथपथ पड़ा है। वह बताता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बच्चे सबमरीन ले जा सकते हैं। यह सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। उधर जूलिया केकड़ों को आता देख उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। वह कुछ को मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है। उसी वक्त केसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। केसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागने लगते हैं। बेन ऊपर खड़ा होकर फायरिंग करता रहता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहे, तब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े सबमरीन तक पहुंचकर नाव की बॉडी को खा जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और कंटिन्यू फायरिंग करती रहती है जब तक कि बच्चे अंदर न चले जाए, जब तक सुनिश्चित न हो जाए कि वे सुरक्षित हैं। गोलियां खत्म होने के बाद वह खाली गन को केकड़ों पर फेंकती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से देखती है कि केकड़े सबमरीन के चारों ओर फैल चुके हैं। उसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठकर बेल्ट बांधते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकती हैं। जूलिया को अपनी पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और केसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वही हाई पिच आवाज फिर से सुनाई देती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वे हैच को अनलॉक करते हैं और बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह मूवी और मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलता हूँ नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली।